अभी अपूर्वानंद जी ने उसको इतना बड़ा फलक दे दिया है और मैं उसको थोड़ा प्रश्नांकित करने वाला हूँ। और एक ज़माने में 5-10 साल पहले की बात है, एक बड़ा कविता समारोह था जिसमें विष्णु खरे ने कह दिया कि अब मुक्तिबोध ब्रांड हो गए। तो ब्रांड का बाजार में एक अर्थ होता है कि वो सवाल से परे हो जाते हैं। अगर ऐसे हो गए होते मुक्तिबोध तो खैर उन पर बात करने का कोई अर्थ ही नहीं था। जो ब्रांडेड पोइट्स हैं उन पर बात नहीं करना चाहिए। ये पूरी कविता, इसकी एक अंतर्धारा है अभिव्यक्ति की खोज, क्योंकि रास्ते खोजना। ये पूरी अभिव्यक्ति की खोज की आप शुरू से अंत तक अंधेरे में को पढ़ जाएं, आपको जगह जगह मुक्तिबोध, इस कविता में मुक्तिबोध खुद खोज रहे थे कि नहीं, ये कविता खोज रही है कि अभिव्यक्ति के कौन से रास्ते, कौन सा ऐसा रास्ता है जो मुफीद हो, और कैसी अभिव्यक्ति हो, जो परम अभिव्यक्ति, अनवरत परम अभिव्यक्ति हो, अनवरत घूमती जग में, पता नहीं जाने कहां जाने कहां। और ये जो अभिव्यक्ति है, ये इसका ये अंतिम एक पैराग्राफ में आपको, अनवरत घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहां वह है, इसीलिए मैं हर गली में, हर सड़क पर झांक झांक देखता हूं हर एक चेहरा, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक चरित्र, व हर एक आत्मा का इतिहास, हर देश व राजनीतिक स्थिति और परिवेश, प्रत्येक मानवीय स्वानुभूत आदर्श, विवेक प्रक्रिया, क्रियागत परिणति, खोजता हूं पठार पहाड़ समंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई परम अभिव्यक्ति, अनिवार्य आत्मसंभवा। आत्मसंभवा शब्द इस पूरी कविता का एक तरह का बीज शब्द है, ऐसा मैं समझता हूं। बाकी लोग जैसा समझते हो वो बिल्कुल समझना चाहिए। यानी क्या है आत्मसंभवा अभिव्यक्ति? जो खुद ब खुद हो जाए, यानी बिना किसी हस्तक्षेप के हो जाए। ठीक वैसी अभिव्यक्ति है। इसका एक उदाहरण पहले मिलता है कि महाभारत लिखने से पहले ऐसी एक किंवदंती है कि गणेश ने वेदव्यास से एक शर्त रखी वेदव्यास के सामने, और ये बड़ी प्रचलित है लोक में, बहुत सारे लोग जानते हैं इसको। और उन्होंने कहा कि भाई तुम बिना रोके लिखना महाभारत। जब ये तय हो गया कि उसकी महाभारत की किताबत जो है उसको गणेश करने वाले हैं, तो ये तय हुआ कि भाई आप बिना रुके लिखिएगा। आप रुके और मैं उठा और चला जाऊं। अब ये बिना रुके लिखने का आग्रह क्यों कर रहे हैं? और ये जाहिर है ये एक तरह का रूपक है, रूपक कथा है। ये बिना रुके लिखने का आग्रह इसलिए हो रहा है क्योंकि गणेश ये कह रहे हैं कि तुम अपनी प्रतिभा को ही व्यक्त होने देना और अपनी बुद्धि को उसमें हस्तक्षेप मत करने देना। अब प्रतिभा शब्द संस्कृत में नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा, यानी वो हमेशा कुछ नया पैदा करती है। इसका मतलब है कि वो कुछ ऐसा पैदा करती है, कुछ ऐसा आविष्कार करती है जो तब तक न हुआ हो। वेद व्यास की प्रतिभा या उनकी वो जो नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा जो है, वो बने विचार, बने बनाए जो विचार हैं वो बुद्धि में संग्रहित होते हैं। बुद्धि का इस स्वभाव है कि वो बनाए विचारों का संग्रहण करती है, और जैसे ही प्रतिभा कुछ उत्पन्न करना शुरू करती है वो बुद्धि उस पर हमला करती है और उसको अनुकूलित करने में लग जाती है, अप्रोप्रिएट करने में लग जाती है, नोन में। क्योंकि बुद्धि में, मानस का ये गुण है कि वो उसमें बने बनाए विचार संग्रहित होते हैं, और जैसे ही प्रतिभा कोई नई चीज पैदा करती है उसको तुरंत वो अनुकूलित करने में लगते हैं। गणेश कह रहे हैं कि आप ये अपनी बुद्धि को अवसर न दें कि आपकी प्रतिभा से, प्रतिभा प्रसूत जो कृति है
जो महाभारत है कि इसमें वो बुद्धि उसको अप्रोप्रिएट कर ले, उसको अनुकूलित कर ले। ऐसा आधुनिक साहित्य में भी मिलता है। इनकी जो फ्लाबे का आखिरी उपन्यास है, फ्रांस के बड़े भारी लेखक हुए हैं, और उनका जो आखिरी उपन्यास है बुवाख पेकुशे, वो उस उपन्यास के अंत में एक डिक्शनरी ऑफ रिसीव्ड आइडिया दिया है। और फ्लाबे कहते थे कि उपन्यास लिखते समय मैं ये याद रखता हूं कि कोई भी बना बनाया विचार उसमें ना आ जाए, अगर आ जाए तो मैं काट देता हूं। तो ये जो आत्मसंभवा जो अभिव्यक्ति है वो ऐसी हो जो अपने आप आए, जो प्रतिभा प्रसूत हो और जिसमें बुद्धि का हस्तक्षेप न हो। ऐसा एक फ्रांसीसी दार्शनिक ने एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा था। उसने कहा था कि राइटर शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल टू हिज इररिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो प्रतिभा प्रसूत जो चीज है वो ऊपर से बड़ी बिखरी हुई सी लगती, खुद मुक्ति बोध की एक कहानी में इस आत्मसंभवा अभिव्यक्ति के लिए की पूरी बहस है, उन्होंने उसको स्टेज किया है। वो ऐसा लगता है जैसे मुक्तिबोध वो ऐसी कहानी है जिसमें मुक्तिबोध आत्मालोचन, बहुत गहरा आत्मालोचन कर रहे हैं। और वो एक कहानी है भूत का उपचार। और आप सब सुधी लोग हैं, आपने सबने पढ़ा होगा, मैं तो फिजूल इसमें कोट कर रहा हूं, आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन मेरे अपने लिए। पात्र ने झकमार के प्रति चिंतित होकर आपको नहीं, एक मिनट, उसने पात्र वो कह रहा है लेखक से कि आप मुझे ऐसा पेंट करना चाहते हैं हो जैसे मैं दुख के, असंगति के, कष्ट के गटर का एक कीड़ा यानी निम्न मध्यवर्गीय हूं। जी नहीं सृष्टा महोदय, मैं इतना आधुनिक नहीं हूं। मेरी आत्मा आधी क्लासिकल आधी रोमांटिक है। मन, अहंकार, बुद्धि आत्मा की इंद्रियां मानी गई हैं। ये सब टेक्नोलॉजिकल के बदले मुझ में वे अधिक वैज्ञानिक हो गए। तो इससे मैं क्या करूं, तो इसका मैं क्या करूं? उस पात्र ने मेरे लेखक की ओर देखकर कहा, क्षमा कीजिए, लेकिन यह सच है कि आप लोग मन की कुछ विशेष अवस्थाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं, विशेषकर उन अवस्थाओं को जहां वह अवसन्न है और बाहरी पीड़ाओं से दुखी है। मैं इस अवसन्नता और पीड़ा का समर्थक नहीं, भयानक विरोधी हूं। ये पीड़ाएं दूर होनी चाहिए, लेकिन उन्हें अलग हटाने के लिए मन में एक ऐसी भव्यता लगती है, चाहे वह भव्यता पीड़ा दूर करने संबंधी हो या गणित शास्त्रीय कल्पना की एक नई अभिव्यक्ति। उस भव्य भावना को उतारा जाए तो क्या कहना। इसलिए जनाब आली, मैं इस बात का विरोध करता हूं कि आप निम्न मध्यवर्गीय कहकर मुझे जलील करें। ये आत्मसंभवा अभिव्यक्ति वो है जहां कवि को यह अवकाश न हो कि वो किसी बने बनाए खांचे में एक कविता को ढाल सके। वैसे स्पष्ट ही है कि यह पात्र यहां क्या कह रहा है, पर फिर भी वह लेखक से कह रहा है कि आप मुझे बने बनाए खांचों में ढालने का प्रयत्न न करें। वे बने बनाए खांचे क्या हो सकते हैं, यह भी इस कहानी से निकलकर आता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। हम वापस अंधेरे में लौट आते हैं। इस कविता में परम अभिव्यक्ति आत्मसंभवा को पाने के रास्ते में काफी कुछ कवि को मिलता है। कहीं तिलस्मी खोह में गिरफ्तार कोई एक भीत पार आती हुई, पास से गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई। ये सारी अभिव्यक्तियों का रूपक है ये जितने। और इसमें परेशानी यह है इस कविता के अंदर, जो मुझे लगता है मुक्तिबोध हल नहीं कर पाए, वो ये है कि बार बार जो अभिव्यक्ति का रूपक इसमें आता है वो पुरुष है और अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग है। तो उसमें एक ही वाक्य में वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का एक ट्विस्ट सा बनता है। वो कहीं अगर मैंने उद्धृत किया होगा तो आप सुनेंगे, कौन वह दिखाई जो देता नहीं जाना जाता, कौन मनु।
यानी वो जो अभिव्यक्ति है आत्मसंभवा, वो ऐसी अभिव्यक्ति है जो पहले दिन से चलकर आज तक स्वतः आत्मसंभवा है, जिसका अर्थ यह है कि उस पर अगर इतिहास है भी तो इतिहास को वो चीर के निकल आई है। मनु आप जैसा जानते हैं, भारत में भी ईरान में भी वैवस्वत मनु ये पहले मनुष्य की कल्पना के रूप में है। लाल लाल कोहरे में सामने रक्ता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात, वह रहस्यमयी व्यक्ति अब तक न पाई गई मेरी अभिव्यक्ति है, पूर्ण अवस्था वह। फिर इस अभिव्यक्ति का वर्णन है। इसी इतने में अंधकार सोने में कोई चीख गया है। ये दूसरा उदाहरण, रात का पक्षी कहता है वह चला गया है, वह अभिव्यक्ति गई, वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर, वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है, वह तेरी गुरु है। गया तो पुरुष था और गुरु हो गई। ये अंग्रेजी हिंदी में अगर कोई चीज को आप अनुवाद करें तो ये समस्या आती है, क्योंकि जैसे डेथ का या बिगिनिंग एंड अगर उनके अनुवाद होते हैं मुश्किल आती है। लेकिन मुक्तिबोध ने चूंकि उसके लिए रूपक पुरुष का लिया है और अभिव्यक्ति स्त्रीलिंग बैठ गई, इस पूरी अभिव्यक्ति के आत्मसंभवा अभिव्यक्ति के मार्ग में जो बाधाएं हैं, एक तरह का समाज है, एक तरह की अवस्थिति है जिसमें बौद्धिकों की एक हालत है, जिसमें बुद्धिजीवियों की, लेखक, कलाकारों, पत्रकारों की, कि वो रात में सत्ता के बैंड के सदस्य बन जाते हैं। अच्छा, दूसरा मुक्तिबोध एक तरह से साइकोसिस उनको था, और साइकोसिस का जो मरीज होता है उसको थोड़ा शिजोफ्रेनिया भी होता है। लेकिन आपको लगे हाथ में ये बता दूं, बिना शिजोफ्रेनिया के कोई रचना नहीं होती, आपको अपने को तोड़ना पड़ता है। संगीत में वादी और विवादी स्वर, वादी संवादी एक तरफ, विवादी दूसरी तरफ, ये टूटते हैं। सारे संवादी स्वर विवादी स्वरों को संबोधित हैं, और विवादी पूरे वक्त हंगामा करते रहते हैं राग में घुसने का, तो तोड़ते तो आप हैं। लेकिन मुक्तिबोध में ये शिजोफ्रेनिया कुछ थोड़ा अधिक है। बहरहाल अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और घर सब पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तभी कहीं मिलेगी हमको नीली झील की लहरीली थाहें, जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। अगला अभिव्यक्ति का ये कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता, स्वतंत्र व्यक्ति का वादी छल नहीं सकता मुक्ति के मन को। ये हर जगह मुक्तिबोध, ये पूरी कविता अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो उसकी एक अंतर कथा उसमें अंतर्भूत है, इस आत्मसंभवा अभिव्यक्ति को पाने की आकांक्षा कवि की। और ये सिर्फ मुक्तिबोध की आकांक्षा हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो अभिव्यक्ति शब्द का प्रयोग है मुक्तिबोध के यहाँ, उससे मेरी थोड़ी समझ अलग है। अभिव्यक्ति का उपयोग इस पूरी कविता में एक्सप्रेशन के अनुवाद की तरह हुआ है, या एक्सप्रेशन वाला जो अर्थ है अभिव्यक्ति का केवल उसके लिए हुआ है। हम 12वीं शताब्दी चलें, और सारी शताब्दियों को इसलिए नहीं रिजेक्ट किया जाना चाहिए कि आज कुछ खल उसका नाम लेने लगे हैं। वो सारी शताब्दियों में बड़ा भारी काम हुआ है। अभिनव गुप्त से बड़ा बौद्धिक भारत ने पैदा नहीं किया है, और ये मैं सारे बौद्धिकों को ध्यान में रख के बोल रहा हूं। और अभिनव गुप्त ने ही वहां जब भरत के रस की व्याख्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये उनकी दृष्टि को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। उन्होंने भी अभिव्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है। ये क्या है अभिव्यक्ति? पहले तो मुक्तिबोध की जो अभिव्यक्ति है उसमें यह है कि कुछ कवि को पता है जो उसको अभिव्यक्त करना है, पाठक तक पहुंचाना है। इसमें पाठक की ओर यह संप्रेषित होता है सत्य, कवि कुछ दे रहा है, श्रोता या पाठक कुछ ले रहा है। यह जो यहां कविता कवि की अभिव्यक्ति है मुक्तिबोध वाले अर्थ में। अभिनव गुप्त के अर्थ में अभिव्यक्ति का अर्थ
जो पाठक या श्रोता के भीतर जो भाव संपदा पहले से है, जिन्हें स्थायी भाव नाम से जाना जाता है, जो मिलियंस होते हैं हर व्यक्ति के भीतर, उनको वासना आदि भी कहते हैं। आप जिंदगी जीते हुए जो भी चीजों का सामना आप करते जाते हैं, आपके मन में तरह तरह के भाव उठते हैं, और उन भावों को अगर आप कुल देखेंगे तो वो शायद कई करोड़ होते हैं। उनको फिर 9 में उन्होंने विभाजित कर लिया और उनके अलग अलग स्थायी भाव की बात की। अभिनव गुप्त के अनुसार ये जब कविता पढ़ी जाती है, जब हम कहते हैं अभिव्यक्ति है, तब उसका आशय होता है कि पाठक के मन में उन स्थायी भावों की अभिव्यक्ति होती है, कि वो प्रकट हो जाते हैं। वो किस रूप में प्रकट होते हैं? वो निजी भावों की तरह जो आपके भीतर संग्रहित थे, वो एक सार्वभौमिक आयाम में प्रकट हो जाते हैं। यानी जो भाव आपका अपना था, मान लीजिए आपका अपना भाव उस वक्त रति का था जो आपके भीतर है, या क्रोध का है, आपका अपना क्रोध है, लेकिन जब आप कविता पढ़ते हैं या एक अच्छा चित्र देखते हैं, तब यह भाव अपना एक सार्वकालिक सार्वभौमिक आयाम सामने कर देता है, और तब आपको अपने भाव अपने ना हो लग के सारों में जो भाव उपस्थित हैं उसकी तरह महसूस होने लगते हैं। यानी उस क्षण आप अपने व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यही अगर औचित्य में देखें, अगर इसी बात को, सब लोग औचित्य बोध लेके पैदा हुए हैं, और औचित्य बोध का अर्थ है कि इसमें आपकी न्याय बुद्धि और एथिकल जो आपका नैतिक जो बोध है वो भी छुपा हुआ है, जो सब में अलग होता है। कविता का काम यह है, वो अभिव्यक्ति इस अर्थ में है कि एक पाठक के भीतर उसका औचित्य बोध जागृत हो जाता है, यानी उसका अपना विवेक जागृत हो जाता है। अपने विवेक के 2 अर्थ होते हैं, 2 आयाम होते हैं, एक उसका अपना सौंदर्य विवेक और अपना नैतिक विवेक जागृत होता है। कविता का काम कवि की नैतिकता को सार्वजनिक करना नहीं है। कविता का काम पाठकों के भीतर पहले से अवस्थित नैतिक बोध को जागृत करना है, और ये जब नैतिक बोध जागृत होता है, तब यह मनुष्य या पाठक सक्रिय होता है एक तरह से अपने जीवन में, और इसी विशिष्ट नैतिक बोध के सहारे वो एक औसत नैतिक बोध जिस पर राजनीति चलती है, फिर वो कम्युनिस्ट हो, फैशिस्ट हो, डेमोक्रेटिक हो, कोई भी राजनीति हो, उसको प्रश्नांकित करता है। मुक्ति बोध के यहां जो अभिव्यक्ति का अर्थ है, वो अर्थ सबसे पहले एक्सप्रेशन के अर्थ में यूरोप में आया था, और यूरोप में सबसे पहले तब आया था जब यह माना गया कि जो ट्रूथ है, जो सत्य है, वो पा लिया गया है। जिन किसी कवि का काम उस सत्य को किसी तरह संप्रेषित करना है, और ये संयोग नहीं है इसलिए कि जब ये जो सत्य था, जो शुरू में धार्मिक परंपराओं से आयत्त हुआ, बाद में विज्ञान से हुआ, और फिर शीघ्र ही विज्ञान का भी सारा जो इल्यूजन है वो टूट गया। ये संयोग नहीं है कि इस अभिव्यक्ति के इस अर्थ में यूरोप का पूरा इतिहास इस तरह छिपा है कि मानो सत्य कवि को पूर्व ज्ञात है। कवि की विडंबना ये है कि वो ऐसे आकाश रचता है अपनी रचनाओं में जिसमें पाठक तो अपना नैतिक बोध जागृत कर लेते हैं, कवि खुद कितना कर पाता है ये अभी भी मेरी दृष्टि में स्पष्ट नहीं है। बल्कि मैं कई बार सोचता हूं कि कवियों को यह अभिशाप है कि तुम खुद अपने को कभी अभिव्यक्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा काम जिंदगी भर ऐसा कुछ करते रहना है ताकि तुम्हारे पाठक या श्रोता अपने को, अपने नैतिक बोध को, अपने सत्य को, अपने सौंदर्य बोध को अनुभव करते रह सकें। धन्यवाद।